नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। साइंस में शायद लेटेंट हीट की थ्योरी पढ़ाते समय ये बताया जाता है, मुझे ठीक से याद नहीं है किस सिद्धांत के बारे में पढ़ाते समय ये उदाहरण दिया जाता है। वो उदाहरण मुझे याद है अभी तक। वो ये है कि अगर आप खौलते हुए पानी में मेढक को डाल दें तो वो उछलकर बाहर आ जाएगा, वो अपने को बचा लेगा। लेकिन अगर उसी मेढक को आप किसी बर्तन में ठंडे पानी में डाल दें और उसको गैस बर्नर पर रखकर धीरे धीरे आंच बढ़ाते जाए तो निकल नहीं पाएगा। तो जीवन में और ख़ास तौर से राजनीति में भी कई बार ऐसा होता है और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ममता बनर्जी राहुल गांधी को लेकर इसी नीति पर चल रही हैं। आप देखिए, उन्होंने चुनाव में कांग्रेस पार्टी से सीटों का तालमेल नहीं किया, लेकिन गठबंधन तोड़ने की घोषणा नहीं की। न तो सीपीएम के लिए सीट छोड़ी और न कांग्रेस के लिए। पश्चिम बंगाल में पहले वो कांग्रेस को कह रही थी कि एक सीट दे देंगे, 2 से शुरू हुई थी, 1 पर आई थी, फिर 1 भी देने से मना कर दिया। वो कांग्रेस को सीट देने को तैयार थी बशर्ते कांग्रेस पार्टी उनको मेघालय और असम में सीटें दे। खैर वो बात अब पुरानी हो गई। तो उन्होंने गठबंधन नहीं तोड़ा, लेकिन वो गठबंधन में थी भी नहीं। चुनाव के बीच में उन्होंने एक बयान दिया था, मैंने आपको बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार बनी तो सरकार में शामिल उनकी पार्टी नहीं होगी, बाहर से समर्थन करेगी। तो उसी समय से, बल्कि मैं कह रहा हूँ गठबंधन बनने के बाद से, उन्होंने गठबंधन में शामिल रहते हुए अपने को उस गठबंधन से डिस्टेंस करना, दूरी बनाना शुरू कर दिया था। और दरअसल वो गठबंधन से दूरी नहीं बना रही थी, वो दूरी बना रही थी कांग्रेस पार्टी से, और कांग्रेस पार्टी में भी राहुल गांधी से। और वो क्रम उनका अभी तक जारी है। आप देखिए, जिस तरह से चुनाव के बाद एक इनफॉर्मल बैठक इंडी गठबंधन की चुनाव नतीजे से पहले 1 दिन पहले हुई थी, उसके अलावा अभी तक कोई बैठक इंडी गठबंधन की हुई नहीं और किसी ने मांग भी नहीं की है। लेकिन कहने को कागज़ पर वो गठबंधन बना हुआ है। अब आज दिल्ली में नीति आयोग की बैठक है और आपको मालूम है कि जब इससे पहले नीति आयोग प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, जब से प्लानिंग कमीशन बना तब से ये परंपरा रही है कि ज़्यादातर मामलों में कुछ अपवादों को छोड़कर विशेष परिस्थिति में मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल होते हैं, क्योंकि इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो यहाँ मुख्यमंत्री अपने राज्य की समस्या, विकास की योजनाओं के बारे में, उनके बारे में संसाधन की बात, केंद्र से मदद की बात और अपने अधिकार की बात करते हैं। और आपको अच्छी तरह से याद होगा कि नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब इन बैठकों में ज़रूर आते थे और बड़ी योजना के साथ और बड़ी तैयारी के साथ आते थे। अपने राज्य का पक्ष बड़ी मजबूती से रखते थे। वो प्लानिंग कमीशन की बैठक का बहिष्कार नहीं करते थे। उनको लगता था कि ये एक जो है राष्ट्रीय मंच है जिस पर वो अपनी बात रख सकते हैं और ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सकती है। लेकिन वो जब से प्रधानमंत्री बने तब से उनके विरोधी दल जो हैं, उनकी जो सरकारें हैं, उनके जो मुख्यमंत्री हैं, उनको विरोध का एक ही तरीका नज़र आता है कि बैठक का बहिष्कार करें। तो हमेशा की तरह वो रवायत अब भी चल रही है। तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन विपक्ष के रवैये में कोई बदलाव आया नहीं है। नीति आयोग की बैठक की घोषणा हुई और विपक्ष की सरकारों के मुख्यमंत्रियों की ओर से बायकॉट की घोषणा आने लगी। अगर मुझे ठीक याद है तो सबसे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इसकी घोषणा की कि वो नहीं आएंगे। फिर कांग्रेस के जो 3 राज्यों में मुख्यमंत्री हैं, कर्नाटक में सिद्धरामैया, हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू और तेलंगाना में रेवंत रेड्डी, तीनों ने घोषणा की कि वो इस बैठक का बहिष्कार करेंगे। आम आदमी पार्टी की ओर से, चूंकि मुख्यमंत्री जेल में हैं, संजय सिंह ने बयान दिया कि उनकी पार्टी का कोई प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं होगा। ये बयान शुक्रवार को दिया गया था। अब आज बैठक में कोई आम आदमी पार्टी का शामिल होगा कि नहीं, ये पता नहीं है। लेकिन आप देखिए, राजनीति में कुछ भी स्थायी और स्थिर नहीं रहता। परिवर्तन जो है राजनीति का स्थायी नियम, सबसे बड़ा नियम है। और कब पॉलिटिकल अलाइनमेंट बदले
राजनीतिक समीकरण बदलें, इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। तो ममता बनर्जी के बारे में मैंने बताया कि वो, और एक पहले वीडियो में बता भी चुका हूं कि वो राहुल गांधी को विपक्ष के नेता, पूरे विपक्ष के नेता के तौर पर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मुंबई में कहा जा रहा है कि मुकेश अंबानी के यहाँ उनके बेटे की शादी में जब ये मिले ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अखिलेश यादव, तो कोई रणनीति बनी, लेकिन उसके बारे में सार्वजनिक रूप से सामने कुछ आया नहीं। लेकिन माना यही जा रहा है कि वो रणनीति जो भी बनी वो राहुल गांधी की लीडरशिप को एक्सेप्ट न करने के बारे में है। अब उसको लागू कैसे किया जाए? एक तरीका ये है कि मेढक को जो है खौलते पानी में डाल दिया जाए, गठबंधन तोड़ दिया जाए। वो काम ममता बनर्जी ने नहीं किया। तो बचकर निकलने का मौका राहुल गांधी को ममता बनर्जी ने नहीं दिया है। अब उन्होंने ठंडे पानी में रखा हुआ है और आंच धीरे धीरे बढ़ा रही है। राहुल गांधी कैसे निकलेंगे इससे? तेज आंच हो तो कूदकर बाहर निकल सकते थे, बचाव कर सकते थे। अब उनके लिए बचाव का रास्ता दिन पर दिन मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस पार्टी और ख़ास तौर से राहुल गांधी और उनके सलाहकार इस बात को समझ रहे हैं। ममता बनर्जी किसी जल्दी में नहीं है। वो बड़ा धीरज दिखा रही हैं, बड़ा धैर्य दिखा रही हैं, पेशेंस दिखा रही हैं। धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ा रही हैं। पहले कदम के रूप में ऐसी 1 या 2 बैठकें हो चुकी जो राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई, उसमें टीएमसी के लोग शामिल नहीं हुए। अब ये बात जो है सामान्य बात की तरह इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। हालांकि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा हो तब ऐसा होना, उसकी अनदेखी करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन पहला जो संकेत दिखा वो जब लोकसभा अध्यक्ष ने इमरजेंसी के खिलाफ प्रस्ताव रखा, तो उस पर अखिलेश यादव तो समर्थन में नहीं आए, डीएमके के लोग भी उस तरह से नहीं आए, लेकिन टीएमसी के लोग भी नहीं आए। तो टीएमसी ने या ममता बनर्जी ने एक तरह से संदेश दे दिया कि इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ नहीं है, यानी इस मुद्दे पर राहुल गांधी के साथ नहीं है। और आपने संसद का वो दृश्य देखा होगा जब राहुल गांधी विपक्ष के सदस्यों को उकसा रहे थे कि वेल में जाओ, हंगामा करो, लेकिन खुद खड़े नहीं हो पाए क्योंकि उनके बगल में बैठे अखिलेश यादव हिले ही नहीं अपने सीट से। तो उनको समझ में नहीं आया कि वो अकेले खड़े हो जाएं और अखिलेश यादव बैठे रहें तो क्या मैसेज जाएगा। और अखिलेश यादव जो है ने उनकी तरफ देखा ही नहीं, कोई चर्चा नहीं की कि क्या रणनीति बनानी चाहिए। जाहिर है कि कांग्रेस की पहले से कोई रणनीति नहीं थी कि ऐसा मुद्दा आएगा तो क्या होगा, पूरे विपक्ष का रिस्पॉन्स। तो वो एक मुद्दा मैं मानता हूं कि प्रतिपक्ष के नेता के रूप में रणनीतिक फैसला लेने में राहुल गांधी नाकाम रहे। उनको अपने साथी दलों का रवैया समझ में नहीं आया। तो जिस तरह से कांग्रेस के लोगों ने हंगामा किया, विपक्ष के कई दूसरे दलों ने उस तरह से नहीं किया, उसमें शामिल नहीं हुए। लेकिन ये एक बात थी। अभी मैंने बात की नीति आयोग की बैठक की। नीति आयोग की बैठक में ना आने की घोषणा ममता बनर्जी पहले से कर चुकी थी और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी कर चुके थे। ममता बनर्जी के रूप में कंफर्म खबर आ गई है। हेमंत सोरेन के बारे में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक कंफर्मेशन नहीं आया था। ममता बनर्जी ने कहा कि वो आएंगी, बैठक में शामिल होंगी और अपना विरोध दर्ज कराएंगी, यानी कांग्रेस से अलग लाइन ले ली। अब कांग्रेस एक तरह से आइसोलेट हो गई है। अगर डीएमके भी आ जाती है, जिसकी अभी कोई उम्मीद नहीं लग रही है, तो कांग्रेस पूरी तरह से विपक्ष में आइसोलेट हो जाएगी। क्योंकि लेफ्ट पार्टीज़ का रवैया शुरू से ऐसा रहा है। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तब भी लेफ्ट पार्टी के मुख्यमंत्री जो है प्लानिंग कमीशन की बैठकों में शामिल नहीं होते थे। उनका जो स्टैंड है वो तो बड़ा कंसिस्टेंट है, तो उसके बारे में बात करने का इस संदर्भ में कोई अर्थ नहीं है। लेकिन कांग्रेस को अलग थलग कर दिया है ममता बनर्जी ने, और ममता बनर्जी लगातार इस बात के संकेत दे रही हैं कि वो किसी भी हालत में
राहुल गांधी को पूरे विपक्ष का नेता नहीं बनने देंगी। लेकिन उसका जवाब कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी की ओर से कोई नहीं आ रहा है कि उसके खिलाफ उनकी रणनीति क्या होगी। अब ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल होंगी और अगर हेमंत सोरेन भी आ जाते हैं तो इससे बड़ा एम्बैरेसमेंट कांग्रेस के लिए और उस गठबंधन की, जो इंडी गठबंधन है और उसकी सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल है। तो इंडी गठबंधन की दरार आपको आज दिखाई देगी नीति आयोग की बैठक में। कुछ सदस्य जो है बैठक में शामिल होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो इस एक छोटे से मुद्दे पर राहुल गांधी इंडी गठबंधन के साथी दलों के बीच में कोई आम राय बनाने में सफल नहीं रहे और उन्होंने आम राय बनाने की कोई कोशिश की हो इसकी भी कोई खबर नहीं आई है। तो अगर आपको पूरे प्रतिपक्ष का नेता बनना है, सारे विरोधी दलों का नेता बनना है, तो आपको समन्वय के साथ चलना पड़ेगा। आपको एक कम्युनिकेशन स्थापित करना पड़ेगा, संवाद स्थापित करना पड़ेगा, हर मुद्दे पर बात करनी पड़ेगी अलग अलग दलों के नेताओं से, उनकी राय लेनी पड़ेगी, अपनी बात समझानी पड़ेगी। या तो आप उनकी राय से सहमत हो जाएं या अपनी राय से उनको सहमत करा लें। लेकिन इस तरह का कोई प्रयास कांग्रेस की ओर से दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है उसने मान लिया है कि उसको जो करना है अकेले करना है। ममता बनर्जी अखिलेश यादव के भी पेच कस रही हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी हो तुम, विधानसभा की में भी और लोकसभा की दृष्टि से भी 37 सीटें आई हैं, कांग्रेस की केवल 6 है, वो भी तुम्हारे साथ गठबंधन के कारण। तो उत्तर प्रदेश का कोई मामला हो तो लीड जो है वो अखिलेश यादव को लेनी चाहिए, राहुल गांधी को क्यों लेने दे रहे हैं। ये इस तरह के मुद्दे, इस तरह की बातें आने वाले समय में और बड़ी होने वाली हैं और इंडी गठबंधन के अंदर की दरार को और चौड़ी करने वाली है। तो कांग्रेस के खिलाफ और राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के मोर्चे से ज़्यादा मुझे लग रहा है प्रभावी मोर्चा होने जा रहा है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी किसी भी हालत में राहुल गांधी की लीडरशिप स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उनके पहले से मतभेद रहे हैं, कांग्रेस राहुल गांधी को लेकर नाराज़गी रही है, वो सब अलग बात है। लेकिन अब उनका जो रवैया बदला है, उनको लग रहा है कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की राजनीति के लिए राहुल गांधी रोड़ा है और उन्होंने सार्वजनिक रूप से कह दिया कि योग्यता की दृष्टि से अभिषेक राहुल गांधी से ज़्यादा योग्य है। अब इसका अर्थ आप निकालते रहिए। तो ममता बनर्जी वो हथियार है जिसका बिना सीधे इस्तेमाल किए भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है और ममता बनर्जी विलिंग है, चाहती हैं कि ऐसा हो। बीजेपी का साथ मिले न मिले, तो खुले तौर पर तो बीजेपी का साथ न मिल सकता है न वो लेना चाहेंगी, लेकिन अंदर खाने वो चाहेंगी कि ऐसी परिस्थितियां बने कि बीजेपी परोक्ष रूप से उनका समर्थन करे राहुल गांधी के नेतृत्व के प्रभाव को सीमित करने के लिए। और इसकी शुरुआत मैं मानता हूं संसद के पहले सत्र से शुरू हुई थी और इस नीति आयोग की बैठक से ये पूरी तरह से खुले में आ गया है। आगे इसमें और घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी और बातें सामने आएंगी और ज़्यादा खुल कर आएंगी। लेकिन आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।